अब इसी इकाई के अंतर्गत ही जो पर्यावरण शिक्षा है उसके बारे में अपन जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा जैव विविधता ये किस तरह से आवश्यक हुई। जब हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा, जब हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा, तो उससे आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवेयर करने के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हम इस चकाचौंध वाली जिंदगी में हम कुछ ऐसे काम ऐसा कार्य करने लग गए हैं जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ने लगा है। अगर हम जनरल बात करें कि आज हम भौतिक संसाधनों के अंदर रेफ्रिजरेटर है, जो प्रशीतकारी जो चीजें हैं, फ्रिज है, इन सब चीजों का अपन एयर कंडीशन है, इन सब चीजों का आप उपयोग करते हो। इन सब चीजों के उपयोग से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव सबसे बड़ा है क्लोरोफ्लोरो जो CFC गैस जो निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है, वो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। इसी की तरह हमने जो औद्योगिकरण जो क्षेत्र है, क्योंकि संसाधनों की आवश्यकता है, उद्योगों की भी आवश्यकता, उद्योगों की आवश्यकता इसलिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा जनता को जो चीजें अवेलेबल करा सके वो उद्योगों से ही निर्माण किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके इसलिए भी उद्योगों का निर्माण किया जाता है। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि उसका प्रभाव पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। उन सब चीजों के प्रति विद्यार्थियों को, नागरिकों को, समाज को, राष्ट्र को अवेयर करने के लिए पर्यावरण शिक्षा विषय को बनाया गया है। और पर्यावरण शिक्षा विषय अपने आप में पर्यावरण के बारे में जानकारी देना है। हालांकि पर्यावरण के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पर अगर हम शिक्षा के रूप में अगर इसको जोड़ देते हैं तो हम पर्यावरण को संरक्षित रखने में उतना ही प्रयास कर सकते हैं जितना कि हम अपने आप की सुरक्षा के लिए करते हैं। जब हम कभी अपने आप को भयभीत महसूस करते हैं तो हम अपने लिए प्रोटेक्शन रखते हैं, और इसी आधार पर हम देखते हैं कि पर्यावरण का भी प्रोटेक्शन उतना ही आवश्यक है जितना कि एक व्यक्ति विशेष का आवश्यक होता है। इसका जो अगर हम इतिहास की बात करें, जो पर्यावरण शिक्षा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। पर्यावरण इतिहास हम वैदिक कालीन परंपरा से ही माना जाता है और वर्तमान में इसका रूप बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। इसमें प्राचीन काल में तो पृथ्वी मंडल तक ही पर्यावरण को माना जाता था, परंतु वर्तमान में पृथ्वी मंडल से लेकर जल मंडल, स्थल मंडल, इन सारे मंडलों को प्राथमिकता दी जाने लगी है। सभी मंडलों में पर्यावरण की जागरूकता के लिए अलग अलग प्रयास सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं, व्यक्ति द्वारा भी किए जा रहे हैं, शिक्षक द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसके लिए एक अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट कार्य चलाए जाते हैं, जैसे सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाना, और साथ ही अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस करवाना जो कि वैश्विक स्तर पर होती हैं। इसके द्वारा एक लोगों में ये अवेयरनेस आती है कि हमें पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से प्रयास करना चाहिए। जानकारी सबको होती है, पर एक पहल, एक प्रयास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी आधार पर हम पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में हम जान पाए। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण शिक्षा का अगर अर्थ देखें तो हम इसका संप्रत्य कई रूपों में देखते हैं कि इसमें विद्यार्थियों के अंदर स्किल डेवलप करना, स्किल अलग अलग प्रकार की होती है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल ब्रीफ में पर्यावरण शिक्षा क्या है इसके बारे में आपको बता देती हूँ। पर्यावरण शिक्षा को 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले प्राथमिकता दी गई, जो 5 जून का है, जो कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यही था कि पर्यावरण के प्रति लोगों को अवेयर करना। 5 जून 5 जून 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे बड़ी चीज यही रखी गई थी, पर्यावरण के विविध पक्षों को, न केवल एक पक्षों को, सारे विविध पक्षों को हमें समाहित करना है। और उस समाहित के दौरान पर्यावरण शिक्षा विषय को पाठ्यक्रम के रूप में विद्यालय स्तर पर ले जाना, महाविद्यालय स्तर तक ले जाना, न केवल महाविद्यालय, ये भी मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर तक इसको ले जाने का प्रयास किया गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है पर्यावरण संरक्षण के दायित्वों को बांटना, पर्यावरण संरक्षण को बताना। इसी के साथ ही हम पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत 2 डेफिनेशंस जो IUCN द्वारा दी गई है और यूनेस्को 1946 में दी गई है। IUCN ने जो परिभाषा दी है उस 1970 में दी थी, जिसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन तैयार करना जिसके आधार पर हम प्रकृति को और प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहला प्रयास लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन है, अभिवृत्ति में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है।
इसी के साथ ही यूनेस्को ने 1946 में भी पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में प्राथमिकता दी और साथ ही अध्ययन क्षेत्र में एक पृथक शाखा के रूप में इसको जाना है। पृथक शाखा का मतलब यहाँ है कि एक सेपरेट विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव, हर चीज का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। किसी भी पाठ्यक्रम की शुरुआत का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम कितना विद्यार्थियों तक चीज को पहुंचा रहे हैं, किस विषय को कितना हद तक विद्यार्थी समझ रहा है। इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें है अवेयरनेस है, जागरूकता है, लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को अवेयर करना और साथ ही संवेदनशील जो चीजें हैं पर्यावरण के लिए उनके प्रति व्यक्तियों को प्रेरित करना। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान के अंतर्गत दो बातें मुख्य आती हैं, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। विद्यार्थियों में, नागरिकों में पर्यावरण शिक्षा के प्रति लोगों का प्रत्याभिज्ञान करवाना और प्रत्यास्मरण करना। अगर व्यक्ति को ज्ञान होगा उसके बाद में वो जिस व्यक्ति का ज्ञान होगा उसको ये बात स्मरण में रहेगी कि हमें पर्यावरण के बारे में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। इसी के बाद में एटीट्यूड, जो कि है आपकी अभिवृत्ति, आपके दृष्टिकोण में। आपका दृष्टिकोण दो तरीके का होता है, दृष्टिकोण के अंतर्गत सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति एक सही सोच, सही दिशा, सही निर्देश देता है और नकारात्मक दृष्टिकोण में दूसरी जो बात आती है वो आते हैं नकारात्मक सोच को रखना, क्योंकि व्यक्ति की एक मानसिक प्रक्रिया होती है सकारात्मक सोच रखना और नकारात्मक सोच रखना। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बालकों में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये ज्ञान दिया जाए कि हम पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकें। स्किल, कौशल विकसित करना। कौशल अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति जितना क्रियाशील, जितना क्रिएटिव होगा वो व्यक्ति उतना ही पर्यावरण के नजदीक रहेगा, पर्यावरण के प्रति अपना एक अहम जो भूमिका है वो अदा करेगा। स्किल के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर हम छोटे से बच्चे को ये स्किल डेवलप करवा दी जाए कि आपको पौधे लगाने से ये फायदे होते हैं, तो बच्चा क्रेजली उसको काम को करता है। आज भी हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में भी बहुत से लोग अवेयर हैं, अपने घर के आगे के गार्डन में अपनी ग्रीनरी को बनाते हैं, अपनी गार्डनिंग का काम करते हैं। वो स्वयं उस चीज के लिए उतने ही प्रेरित रहते हैं, उतने ही प्रयासरत रहते हैं कि क्यों हम अपने घर को जितना हम अच्छा बना सकते हैं, क्यों ना हम अपने पर्यावरण को उतना अच्छा बनाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों में स्किल डेवलप करना, उनको स्किल न केवल एक शहरी क्षेत्र में देखा जाए, हमें आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चीज जानने की और देखने की आवश्यकता है और बताने की भी आवश्यकता है। समाज को ये ज्ञान देने की आवश्यकता है कि हम अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को जितना साफ रख सकते हैं, हमारा पर्यावरण उतना ही स्वस्थ होगा, हम किसी भी तरह के रोगों से ग्रसित नहीं हो सकेंगे। जैसे कि अभी भी स्वाइन फ्लू की जो समस्या अभी हाल ही में चल रही है, उसका मेन कारण यह है कि हमारे जो नाक की संवेदनशील जो क्रियाएं हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, उसके अंदर श्वेत जो ग्रंथियां हैं वो हमारा कार्य नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण एक साइनस जैसी समस्याएं सामने आती हैं। उसका फिर बाद में ऑपरेशन करवाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी चीज को पर्यावरण के आधार पर रोका जा सकता है, तो आप उसको क्यों उसको घातक रूप में लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि व्यक्तियों में ये स्किल डेवलप करना कि पर्यावरण को किस तरह से आप शुद्ध कर सके। शहरी क्षेत्र में आप सीएनजी गैस युक्त अपने व्हीकल्स में सिलेंडर यूज करें, जिसका प्रभाव भी होगा कि आप पर्यावरण को बहुत ज्यादा शुद्ध रख सकते हैं। जिससे पेट्रोल से निकलने वाली गैसेस वो भी हार्मफुल व्यक्ति के लिए होती हैं, जिसमें दमा जैसी बीमारियां हैं वो भी पर्यावरण के द्वारा ही व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो स्किल द्वारा, इस कौशल द्वारा ये विद्यार्थियों तक चीज को पहुंचाना और विद्यार्थियों से समाज तक चीज को पहुंचाना, ये एक पर्यावरण शिक्षा का प्रयास है। इसी की बात में आता है इवोल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि मूल्यांकन सबसे बड़ी पद्धति होती है कि जब हम किसी काम को शुरुआत करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, मूल्यांकन होना उतना ही आवश्यक होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पर्यावरण में कितने सुधार आए, पर्यावरण में कितने सुधार आने बाकी हैं, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना, उसके लिए हमें मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम कई तरह के मूल्यांकन करते हैं। आर्थिक रूप में मूल्यांकन करते हैं, राजनीतिक रूप में मूल्यांकन करते हैं, मानवीय रूप में मूल्यांकन करते हैं, सौंदर्यपरक रूप में मूल्यांकन करते हैं, सामाजिक रूप में मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन की अपनी अलग अलग एक कैटेगरी होती है, उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन चलता रहता है। और शैक्षिक परिवेश में मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है कि कितना शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण के बारे में लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं। फिर आता है आपकी सहभागिता। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें सहभागिता होना उतना ही आवश्यक है। अगर मन से नहीं सोचता है तो कार्य की सफलता सिद्ध नहीं होती है। तो पर्यावरण
शिक्षा के माध्यम से लोगों को सहभागिता का कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये भी एक प्रयास पर्यावरण शिक्षा के विषय के माध्यम से दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड वर्ल्ड बैंक, हमारा जो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली एनसीईआरटी जो कमेटी है, इसने भी पर्यावरण शिक्षा के को एक विषय के रूप में प्राथमिकता दी है, जिसमें मुख्य मुख्य जो तथ्य बताएं, जैसे वृक्ष जीव विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा देना, पेय पदार्थ से संबंधित जो समस्याएं उनको उनका निराकरण करना, भूजल प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण करना, संसाधनों का विकास करना, वित्तीय सहायता देकर अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हरित पट्टी का निर्माण करना, अनुसंधान कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं, प्रक्रियाओं की समीक्षा करना। इस तरह के एनसीईआरटी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा अलग अलग कार्य किए गए और अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरणीय अनुसंधान क्षेत्र में भी सूचना प्रबंधन के आधार पर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करना, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र जो इतना आगे बढ़ चुका है, उस क्षेत्र उसके माध्यम से भी हम पर्यावरण शिक्षा विषय को हम एक साकार रूप दे सकते हैं। देश में पर्यावरणीय अनुसंधान का सिलसिलेवार प्रबंध करना, पर्यावरणीय अनुसंधान केंद्र बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसके आधार पर हम पर्यावरण से संबंधित सभी जानकारियों को दे सकते हैं। पर्यावरण की सभी जातियों, प्रजातियों, पादप जंतुओं के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, जिसका प्रभाव हम आगे आने वाले समय में पर्यावरण को और अच्छा बनाने का प्रयास होता है। पर्यावरण का ज्ञान कराना, घटकों का ज्ञान करवाना, उनको जागरूक करना, शुद्ध करने के लिए उपयोगी करना, प्रदूषण को नियंत्रण करने का प्रयास करना, तकनीकी माध्यमों से और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। इस तरह से पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि एनसीईआरटी द्वारा है और जनरल है। नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा को हम जो इसकी प्रकृति है वो दो रूपों में कार्य करती है। प्रकृति को एक है सेपरेट डिसिप्लिन वे, सेपरेट आप शब्द से समझ रहे हो, एक एकाकी रूप में, एकल रूप में ही डिसिप्लिन वे है उसका एनवायरमेंट का, और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस वे। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस वे के अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्यावरण को एक विभिन्न विषयों के अंदर समाहित करने से लिया गया है। पर्यावरण की जो प्रकृति है वो दो रूपों में कार्य करती है, सेपरेट डिसिप्लिन वे और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस वे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो अलग अलग विषय हैं, जैसे वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, फिजिकल एंड केमिस्ट्री है जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित शिक्षा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इसमें एक सेपरेट विषय के रूप में है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये अपना एक गणितीय विषय के रूप में है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के रूप में है, अदर सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है। जैसे अलग अलग विषयों का अपना एक अलग अलग महत्व है, वो अलग अलग रूपों में कार्य करते हैं और उसका प्रभाव भी अलग अलग देखा जाता है। इसी तरह से इसकी जो प्रकृति है, हम इसको एक एकल विषय के रूप में भी प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, नकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा, इसमें यह होगा कि इसमें एक विद्यार्थियों को एक विषय का बोझ बढ़ जाएगा, और उस बोझ बढ़ने से क्या है कि विद्यार्थियों में एक जो मानसिक तनाव है, पढ़ाई के प्रति जो मानसिक तनाव है वो देखा जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसको सेपरेट विषय भी रखा जा सकता है, परंतु उसका कुछ एक नेगेटिव इफेक्ट विद्यार्थियों पे देखा जा सकता है। एक सेपरेट विषय में एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप पर्यावरण शिक्षा से संबंधित आप पूरी जानकारी उनको दे सकते हो, टू द पॉइंट उसको बता सकते हो, विद्यार्थियों को बता सकते हो कि आप पर्यावरण के प्रति किस तरह से कार्य कर सकते हैं, पर्यावरण विषय को जान सकते हैं, पर्यावरण के प्रति आप किस तरह से पर्यावरण के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं जो दूसरा जो आपको मैंने बताया था, इन्फ्लुएंस में एक पृथक विषय के रूप में न मानकर उसको एकाकी विषय के रूप में न मानकर उसको एक सामूहिक रूप में के विषय के रूप में मानना। सामूहिक रूप के विषय में सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो ये आती है कि हम पर्यावरण के विषय को हम हर विषय के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे कि विज्ञान अपने आप में एक पर्यावरण विषय के रूप में कार्य करती है, और इसके अंदर सबसे जो बात आती है जिसमें पर्यावरण के अलग अलग विषयों को, अलग अलग पक्षों को भूगोल के माध्यम से बताना, उनको संसाधनों के माध्यम से बताना, उनको एक राजनीतिक संगठन के आधार पर बताना। अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को मैथ्स और साइंस से जोड़ते हैं तो उसमें भी एक अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान विषय एक अध्ययन विषय के रूप में अगर हम देखते हैं तो इसका एक अपना एक अलग विषय बन जाता है। तो
जो पर्यावरण शिक्षा की जो प्रकृति है दो रूपों में देखी जाती है, एकल विषय के रूप में और बहु विषय के रूप में। अगर हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, व्यवसायिक शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए, या बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया या अदर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा कि विद्यार्थी अपने विषय के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा के ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। वो हर विषय के साथ पर्यावरण शिक्षा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो दो रूपों में इसकी प्रकृति देखी जाती है, जिसमें हमने अब देखा वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल एजुकेशन, मैथ साइंस, सोशल साइंस, अदर सब्जेक्ट एंड बायोलॉजी। फिर है कैरिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। जब हम पर्यावरण शिक्षा विषय की बात करते हैं तो वहां पाठ्यक्रम अपने आप ही समाहित हो जाता है। जो पाठ्यक्रम है, एक कैरिकुलम के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा कहा गया था, पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान कहा जाता है, जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में भी पर्यावरण शिक्षा को प्राप्त कर सकता है और एक विषय के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। तो कैरिकुलम इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ व्हाट इज दस टू बी स्टूडेंट एंड लर्न। किस तरह से, जो कनिंघम ने ये बात कही है कि स्टूडेंट किस तरह से इस चीज को लर्न कर सकता है, इसका एक अरेंजमेंट होता है और इसका ऑर्डरली जो अरेंजमेंट है, एक क्रमिक रूप में जो व्यवस्था है, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित होती है। कैरिकुलम, एजुकेंट, तो जो शिक्षार्थी है, यहाँ एजुकेंट जो दिया हुआ है डायग्राम के अंतर्गत, एजुकेंट केवल शिक्षार्थी के लिए ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है, न कि शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि पढ़ने वाला होता है शिक्षार्थी, विद्यार्थी। विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, विद्यार्थी की मानसिक क्षमताओं के आधार पर और उसकी आयु सीमा के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि किस आयु वर्ग में कितना ज्ञान पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर है, तो अगर 5 साल के बच्चे को आप पर्यावरण समझाएंगे तो उसको आप पहले नैतिक मूल्यों से बताओगे, उसको नाखूनों का काटना है, उसको अपने आप की सफाई करना है, अपने आप को तरीके से रखना है, ये भी उसका एक इन्वायरमेंट है, उसको आप नैतिक विषय के रूप में शुरू करोगे। और जैसे जैसे प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से अगर हम महाविद्यालय तक की बात करें तो उस तक वो पाठ्यक्रम का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जो कैरिकुलम है वो एजुकेशन शिक्षार्थी के लिए है। पाठ्यक्रम केवल बाल केंद्रित होता है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड बोल सकते हैं इसको हम। केवल बालकों को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, और वो करना भी जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक का ज्ञान होता है बहुत ज्यादा होता है। अब जब शिक्षक अपने आप को विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में बताएगा तो 5 साल के बच्चे को उसकी उम्र सीमा के आधार पर बताएगा, 15 साल के बच्चे को उसकी उम्र सीमा के आधार पर बताएगा, और 35 वर्ष का अगर प्रौढ़ व्यक्ति है, अगर वो पर्यावरण शिक्षा पढ़ना चाह रहा है विषय, तो उसके आधार पर बताएगा। फिर जब नेक्स्ट आता है कैरिकुलम टीचर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कैरिकुलम टीचर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज है कि जो पाठ्यक्रम का टीचर का कितना नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस किस तरह से करे। इसमें एजुकेटर और एजुसेंट दोनों कार्य करते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये लाभप्रद है कि किस तरह से टीचर एक स्टूडेंट को के लिए एक प्रयास करता है और उनका पाठ्यक्रम उन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो टीचर का जो नॉलेज होगा, उसका जो एक्सपीरियंस होगा, वो अपने स्टूडेंट को देने का प्रयास करेगा। वो किसी भी हद तक ये प्रयास नहीं करेगा कि किस तरह से हम शिक्षक विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा के विषय को बता सकें, और ये भी जानने का प्रयास करेगा कि विद्यार्थी कितना गेन कर चुका है, कितना समझ चुका है। उसको प्रैक्टिकल सोर्सेज के द्वारा उसको नॉलेज दी जाएगी, उसको जो सैद्धांतिक जो कार्य है उसके आधार पर उसको नॉलेज दी जाएगी। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि कैरिकुलम टीचर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एजुकेटर और एजुसेंट दोनों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट जो सर्किल आता है, इसमें जो चारों क्रियाएं हैं, कैरिकुलम है, एजुकेटर है, ऑब्जेक्टिव एंड एजुकेशन। एजुकेट, जो शिक्षक है अपने पाठ्यक्रम के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है। पर्यावरण शिक्षा विषय के अंतर्गत कुछ जो ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामान्य उद्देश्यों में जो मुख्य बातें जो कि समाज और नागरिकों से संबंधित होती हैं, जो पर्यावरण विषय को जोड़ती हैं, वो विद्यार्थियों तक पहुंचाना। दूसरा जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत, वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग तरह के होते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, कौशल। ये इसकी 5 स्किल्स हैं जिसके अंतर्गत जिसके आधार पर विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा का विषय का ज्ञान दिया जाता है।
तो इस तरह से इस सर्किल में आपने देखा कि कैरिकुलम का रोल ऑब्जेक्टिव के आधार पर टीचर किस तरह से विद्यार्थियों तक अपनी विषय वस्तु को पहुंचाता है और विषय वस्तु को पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं एक प्रेजेंट प्रोसेस जो चल रही है, वर्तमान में जो प्रोसेस चल रही है जो एजुकेटर की है, जो शिक्षक की है, वो पहले एम निर्धारित करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य निर्धारित के आधार पर पाठ्यक्रम वो पढ़ाता है, पाठ्यक्रम में फिर ऑब्जेक्टिव तैयार करता है। ऑब्जेक्टिव तैयार करने के बाद में एम निर्धारित करना सबसे बड़ा कारण है कि पाठ्यक्रम के लिए हमें एम निर्धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखा जाता है कि आप जो लक्ष्य रख रहे हो वो क्या साल भर का कोर्स है, क्या वो 2 साल का कोर्स है, क्या वो 3 साल का कोर्स है। तो तीनों में उसको किस तरह से डिवाइडेशन किया जाए विषय का, ये चीज देखी जाती है। फिर जब कैरिकुलम को टीचर पढ़ाता है तो ऑब्जेक्टिव के आधार पर शिक्षार्थी को देता है और उसका जो आउटपुट निकल के आता है, इस जैसे आप डायग्राम में देखते हो उसका इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन में मूल्यांकन में ये पता चलता है कि उसने कितना गेन किया और उसने किस टीचिंग मटेरियल उसके क्या क्या थे और कौन सी टीचिंग मेथड्स का यूज किया गया। पाठ्यक्रम के अंदर जो कंटेंट पढ़ाए जाते हैं, विषय वस्तु पढ़ाई जाती हैं, उसमें अलग अलग विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। विधियों के अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं। समस्या समाधान विधि है, कहानी कथन विधि है। छोटे बच्चों को अगर आप पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान दे रहे हो तो आप कहानी कथन विधि के द्वारा देंगे। अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, जिसके अंतर्गत में ये देखा जाता है कि आप किस फ्रेम द्वारा बच्चों को ज्ञान दे रहे हो। समस्या समाधान विधि, वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए, इसके आधार पर भी विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। तो कौन सी मेथोडोलॉजी टीचर यूज कर रहा है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत, वो पाठ्यक्रम में पहले निर्धारित करता है टीचर के द्वारा और फिर उसका इवोल्यूशन देखा जाता है कि स्टूडेंट ने कितना गेन किया और फिर उसके बाद में हम फाइनली ये सोच लेते हैं कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस थी कैरिकुलम की। कैरिकुलम किस तरह से कार्य करता है, कैरिकुलम का विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोग है, कैरिकुलम का शिक्षक के लिए क्या उपयोग है, कैरिकुलम का जो विद्यार्थी एजुकेशन प्राप्त कर चुका है उसका आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। तो ये था पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है प्रोग्राम फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अब जो पाठ्यक्रम है वो उसका जो कार्यक्रम है वो 3 स्तरों पे किया जाता है, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेमी फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें देखते हैं फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा है, जो औपचारिक रूप में एक समय सीमा पर दी जाती है और जिसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है उसमें एक समय सीमा के आधार पर व्यक्ति की बच्चे की आयु के आधार पर उसको ज्ञान दिया जाता है। जिसमें आपको इस स्क्रीन में देख रहे हैं तो एट ए प्राइमरी लेवल, एट ए अपर प्राइमरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, अलग अलग रूपों में इसका पाठ्यक्रम दिया जाता है। वर्तमान में अजमेर बोर्ड द्वारा भी 8वीं से लेकर के 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग पर्यावरण शिक्षा विषय को एक सेपरेट विषय के रूप में उनको दिया गया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसका अलग अलग प्रयास देखा जाता है, जिसमें वर्तमान में जितनी भी पर्यावरण की समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो ये एक प्रोग्राम जो एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। अगर बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, जिसमें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कार्य करती है, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है कि क्या पाठ्यक्रम रखा जाए और साथ ही जो हमारी नैक कमेटी है, नैक कमेटी द्वारा भी ये आंकलन किया जाता है कि जो विश्वविद्यालय में विषय पढ़ाया जा रहा है क्या उसमें पर्यावरण विषय को प्राथमिकता दी गई है या नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औपचारिक रूप में शिक्षा है, उस विद्यार्थी को पर्यावरण शिक्षा का जो विषय है वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा। फिर आता है सेमी फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। सेमी फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि समुदायों के आधार पर, नुक्कड़ नाटकों के आधार पर बालकों को कितना ज्ञान प्राप्त होता है, वो सारी सेमी फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और नॉन निरौपचारिक जो संस्थाएं हैं, जिसमें दूरस्थ शिक्षा, जो कि आपका जो पाठ्यक्रम है, जो मेरे द्वारा जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, वो सारा का सारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो दूरस्थ रूप में दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी किस तरीके से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो ये इसकी कुछ कैटेगरी है, जो प्रोग्राम है, जो कार्य करने के कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अनौपचारिक जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे बड़ी जो चीज आती है पर्यावरण और पृथ्वी पारिस्थितिकी, और उसमें अपना पर्यावरण है, सौर मंडल है, पृथ्वी है और पारिस्थितिकी है। इसके साथ
साथ ही नैतिक प्रदूषण है, पर्यावरणीय कानून है। इसमें कुछ विषय ये भी जोड़े गए हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, इन तीनों स्तरों पर भी ज्ञान दिया जाता है। और सबसे ज्यादा निरौपचारिक पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सबसे बड़ी जो चीज आती है पशु सुरक्षा भूमि है। इसके साथ ही सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग है। इसके लिए कुछ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाती है, जिसमें विद्यार्थी ये जान पाता है कि किसका कैसे प्रभाव पड़ता है। और अर्ध औपचारिक के अंतर्गत अपन ने देखा सेमी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेमी फॉर्मल में अर्ध औपचारिक के अंतर्गत सबसे बढ़ते जूझने और सुलझने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति पहले नाट्य प्रदर्शनियों द्वारा चीज को सीखता है, और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज है, आप देखते हैं कि सिनेमा घर में अगर आप जाते हैं तो वहां अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म से दिखाने से पहले एक मैसेज दिया जाता है कि आप जो भी धूम्रपान करें उसका आपके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्रयास जो किए जा रहे हैं वो एक अर्ध औपचारिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जाना कि पर्यावरण शिक्षा विषय किस तरह से विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है, और इसका हम आगे भविष्य में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से किस तरह से उपयोग कर सकते हैं।